कोई बार एसोसिएशन है या बार काउंसिल, जब कोई भी पॉलिसी बनाई जाती है तो उस पर रिसर्च क्यों नहीं होता? तो जब सोच ही आपके समाज के लिए नहीं है तो आप कैसे इलेक्शन लड़ोगे, कैसे आप सर्वाइव करोगे? के लिए नहीं आ रहे हो आप अपने सेल्फिश के लिए आ रहे हो। समाज के लिए अगर होते तो शायद आप बहुत ज्यादा एक्सटेंड होती, ये पूरा हो गया होता। हम एडवोकेट एक सोशल इंजीनियर हैं। जैसे डॉक्टर एक पेशेंट का इलाज करता है, उसी तरह से एडवोकेट क्लाइंट आता है हमारे पास, उसका निवारण करता है, उपचार करता है। जैसा आप नेता बनाएंगे वैसा ही रिप्रेजेंटेशन समाज का होगा। मैं सभी को क्रांतिकारी जय भीम करते हुए अपनी बात संक्षेप में रखूंगा। साथियों, हम एडवोकेट एक सोशल इंजीनियर हैं। जैसे डॉक्टर एक पेशेंट का इलाज करता है, उसी तरह से एडवोकेट क्लाइंट आता है हमारे पास, उसका निवारण करता है, उपचार करता है। इसके साथ साथ हमारी ड्यूटी है कि समाज को भी, जैसा कि संविधान का विषय है, उसके अधिकारों का बारे में बताएं। मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी काफी बातें बताई। साथियों, एक नोबेल प्रोफेशन होने के नाते हम इस जगह पर खड़े हैं तो केवल और केवल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से खड़े हैं, जो एक इतना सम्मानपूर्ण प्रोफेशन हमें मिला। अगर आप एक अधिकारी भी हैं तो वहां आपको नौकरी इतनी आसानी से नहीं करने देते लोग। बाबा साहब के साथ भी जिस तरह से भेदभाव किया गया, उन्होंने किस तरह संघर्ष किया और ये दस्तावेज हमारे लिए दिया। खासकर हमारी जो महिलाएं हैं, उनको विशेष अधिकार जो है संविधान के माध्यम से मिले हैं। साथियों, जहां तक समाज की बात है तो सामाजिक होने के साथ साथ पॉलिटिकल सत्ता भी हमें चाहिए। बिना पॉलिटिकल सत्ता के हम जो है कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। जो पहले हमारे प्रधान जी ने कहा था कि चुनाव से संबंधित बातें नहीं होंगी, लेकिन ये असंभव है कि हम जो है एडवोकेट होते हुए अगर राजनीतिक उसमें क्षेत्र में नहीं जाएंगे तो अपने अधिकारों की मांग कैसे रखेंगे। बार काउंसिल में जिस तरह से 1961 से एक भी प्रतिनिधि हमारा नहीं पहुंच पाया है, तो हमें कोई खास सुविधाएं नहीं मिलती हैं। तो हम यहाँ सभागार में जितने उपस्थित लोग हैं, प्रण करें कि एक दो जेंट्स में से और एक दो महिलाओं में से जिताने का काम करेंगे। और वो सभी लोग, चाहे चमन भाई हो, चाहे सुजीत जी हो, चाहे हमारे कांति जी हो, इंक्लूडिंग मी, हम सभी प्रयास करेंगे, रणनीति बनाएंगे और ऐसा कोई असंभव कार्य नहीं है कि जो है पूरा ना हो सके। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत। क्योंकि आपकी सोच जहां पर जा रही है वो बहुत अलग जा रही है। आपकी सोच तो समाज के लिए है ही नहीं। आप किसी भी मीटिंग में आने से पहले ये देखते हैं कि ये मीटिंग जो है दुष्यंत जी ने बुलाई है या अशोक वर्मा ने बुलाई है। तो जब सोच ही आपके समाज के लिए नहीं है तो आप कैसे इलेक्शन लड़ोगे, कैसे आप सर्वाइव करोगे? तो पहले तो आप अपनी सोच बदलिए। अभी 2 दिन पहले अशोक वर्मा जी बुला रहे हैं मीटिंग, तो लोग आप सोचेंगे अरे अशोक वर्मा जी बुला रहे हैं, बहुत मनन चिंतन होगा उसमें कि हम जाए या नहीं जाए। समाज के लिए नहीं आ रहे हो आप अपने सेल्फिश के लिए आ रहे हो। समाज के लिए अगर होते तो शायद आप बहुत ज्यादा एक्सटेंड होती, ये पूरा हो गया होता। तो समाज के लिए तो कोई नहीं, सब अपने अपने लिए ही। और रही बात दूसरी सर्वाइव की, सर्वाइव का हम आप अपने से शुरुआत कीजिए। मुझे तो नहीं लगता ये बहुत मुश्किल काम है। बाबा साहब ने जो डीएलएसए में शुरू किया, बाबा साहब की ही पहल है कि हमें न्याय मिलने चाहिए, सुलभ और सस्ता न्याय। लेकिन आज उसका क्या हो रहा है, डीएलएसए उन्हीं का ही एक वो था मकसद कि हमें सुलभ और सस्ता न्याय मिले। बट आज क्या हो रहा है उसका, डीएलएसए ने हमारा काम छीन लिया। क्या डीएलएसए उन्हीं लोगों को मिल रहा है जिनकी जरूरत है? उस पर कैसे काम किया जाए? उस पर काम करने के लिए कौन पहल करेगा? क्योंकि हम लोग इतने फाइनेंशियल नहीं है, फाइनेंशियल मजबूत नहीं है जिसमें कि हम डीएलएसए चलो जिसको मिल रहा है मिलता रहे और हम अपना सर्वाइव कर लेंगे। ऐसा नहीं है।
तो डीएलएसए के लिए पहल जैसे हमारे प्रधान जी ने की हुई है, और कामों के लिए भी पहल डीएलएसए के लिए भी पहल की जाए कि कहाँ पर किसको डीएलएसए मिलना चाहिए, और डीएलएसए की अपॉर्चुनिटीज भी किसको मिलनी चाहिए, उसका लाभ भी किसको मिलना चाहिए, उसके लिए भी ऐसे मीडिएशन का दिया। ठीक है, मीडिएशन का ममता जी ने बोला था कि मीडिएशन का हम शॉर्ट फीस में ले सकते हैं, उसका प्रेजेंटेशन ले सकते हैं, ऐसा एमएसडी के केसेस में भी होता है, और बहुत सारे वकील ऐसे हैं जो एमएसडी के केसेस करते हैं, बट क्या उनको अवार्ड मिलने के बाद प्रेजेंटेशन मिलता है? नहीं मिलता। तो वो भी खत्म करना चाहिए। मीडिएशन का कोई है ही नहीं हमारे पास, ये तो अलग से लिया गया है, डीएलएसए का है, उसका मानते हैं, उसकी पहल करनी चाहिए। है मालूम है, लेकिन वो किसके लिए है मैडम? पूरा तो पढ़िए उसको, पूरा पढ़ लीजिए ना। तो वही चीज है, सर्वाइव का मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर सर्वाइव के लिए सेमिनार, और सुजीत जी ने बोला कि हम लड़ाई करें, हम लड़ना सीखें, लेकिन हम आपस में लड़ रहे हैं, दूसरों से कौन लड़ रहा है? दूसरे से तो कोई लड़ ही नहीं रहा। लेडीज, हाँ, तो वो जागरूक कौन करे उन्हें? तो जागरूक तो वही होंगे ना जो सेमिनार, जैसे औरों की सेमिनार होती है, हर समाज की सेमिनार होती है, हर समाज को सिखाया जाता है। हमारे यहाँ पर कोई भी सेमिनार होती, कोई शाखा नहीं होती। बोध बिहार में शुरुआत की थी मीटिंग की, वहां पे 10 लोग भी नहीं पहुंचते थे। आज यहाँ पर कुछ कैंडिडेट भी ऐसे हैं जो आज लोग अपने मतलब के लिए आए हैं, आज से पहले 1000 बार मीटिंग हो चुकी है, एक बार भी इनकी शक्ल नहीं देखी। क्यों? आज क्यों आए हैं कैंडिडेट? आज वोट लेनी है समाज की, तो आप अपने आप को ऐसा बनाइए। देखिए, जब लेडीज बाथरूम में जाते हैं और कोई टॉपिक चलता है ना समाज को लेके, तो जब ममता होती है तो वो टॉपिक थोड़ा सा स्टार्ट हो जाता है, और जब मैडम सावित्री आ जाती है तो वो टॉपिक ही चुप हो जाता है कि अब मैडम आ गई है, चुप हो जाओ, इनके समाज के लिए कोई बात मत करो, ना इनके अगेंस्ट में ना इनके फेवर में। तो अपने आप की मजबूती अपने आप से शुरुआत कीजिए। थैंक यू। Thank you very much. Sir, it is my fortunate to represent myself among the fraternity. और मेरा लक्ष्य है कि आज ऐसे महानुभाव जिनके बीच में मैं खड़ा हूँ, मुझे बोलने का मौका मिला है। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल sitting on the dais as well as sitting in front of me. सर, जो टॉपिक है, how we can survive in the present situation, we should divide it into two aspects. Number one, the situation among the fraternity, and number two, situation among the entire set of society. We will have to think over this, how we are educated, how we are powerful, how we are having a money with us, but if we are incapable to make the benefits of these things to the society, the entire things go in vain. My humble submission to my learner friends, जैसा आप नेता बनाएंगे वैसा ही रिप्रेजेंटेशन समाज का होगा। साथियों, मैं एक बात कहना चाहता हूं, हम ये कहते हैं आई एम नॉट पॉलिटिशियन, आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स। आई वांट टू आस्क ए क्वेश्चन फ्रॉम ऑल माय फ्रेंड्स, माय सीनियर्स। आफ्टर 18, the constitution decides that you are a major and capable to cast a vote. When you enter into that situation, it means you have become a part of the solid politics. Now it is up to you that to whom you have to choose. हमें देखना है किसको चूज करना, कौन हमारे राइट्स को रिप्रेजेंट करेगा, कौन हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा। मैं भी आप सब की तरह फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूं, सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं। आई केम फ्रॉम माई विलेज, आई बिलोंग टू पलवल बेसिकली। वहां से आकर के राइट नाउ आई एम प्रैक्टिसिंग सुप्रीम कोर्ट। आपके छोटे भाई का चैम्बर सुप्रीम कोर्ट में, आपका स्वागत है। मेरे लायक कभी भी कोई सेवा होगी, मैं हमेशा तत्पर रहूंगा सर। और चूंकि एक मूवमेंट का सिपाही भी हूं, मैं काम भी करता हूं। आदरणीय सुजीत भाई यहाँ पर बैठे हैं, जो मेरे बड़े भाई हैं। आपके माध्यम से मैं चंद्रशेखर आजाद से आज से लगभग 8 साल पहले मिला था। सिंस द डे वी आर ऑन द राइट वे, सिंस द डे वी हैव नॉट चेंज्ड एनीवेयर। देखिए, हम ये सोचते हैं सर, देयर आर टू थिंग्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। पहला जो हमें दिख रहा है, दैट मीन्स लेटर, और दूसरा स्पिरिट। स्पिरिट, देयर आर टू थिंग्स। जो सामने बैठे हैं, जो हमें कन्फ्रंट कर रहे हैं, दे आर वर्किंग ऑन द स्पिरिट, नॉट ऑफ विद रिगार्ड टू द लेटर। लेटर तो हमें वही दिखाई दे रहा है, लेकिन स्पिरिट चेंज कर देना उसका। दिस इज द टाइम टू मेक यूनाइट, दिस इज द टाइम टू एफर्ट्स कलेक्टिवली। 1961 में बना था बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, बार काउंसिल एक्ट। जितनी भी बार काउंसिल हैं, सभी 1961 से वर्क कर रहे हैं। फ्रॉम दैट डे
और टिल डेट केवल 8 मेंबर हम पूरे देश में इलेक्ट कर पाए, केवल 8। सरप्राइजिंगली 15,000 की वोटिंग स्ट्रेंथ है हमारी यहाँ पर। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, मैं उससे बिलोंग करता हूँ सर, मेरा दायित्व बनता है प्राथमिक रूप से, मैं उसमें पढ़ा हूँ, मेरे ऊपर कर्ज है आप सबका। मेरा कहना यह है सर, 1961 से आज तक दिल्ली में कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं हुआ है। आप हमको डिसाइड करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा और वोट देना पड़ेगा कंसोलिडेटेड होकर। एक छोटा सा वाक्य मैं एक बताता हूँ सर, किसी मीटिंग में से कहीं कोई जा रहा था तो उस व्यक्ति ने एक बात कही कि उनकी पार्टी चल रही थी, उन्होंने ये कहा कि एससी से केवल आप सेकंड मांग लेना, फर्स्ट मत मांगना, क्योंकि फर्स्ट उनकी कहाँ डिवाइड हो जाएगी। आई एम टॉकिंग प्रैक्टिकली सर। नहीं मैं आई एम अ कैंडिडेट सर, मैं कैंडिडेट हूँ ना, इसलिए इस तरह की बात नहीं, तो उन्होंने ये कहा कि आप सेकंड की बात मत कर लेना, फर्स्ट की मत कर लेना, क्यों फर्स्ट डिवाइड होता है। मतलब अब हमें इस बात को समझ, हमें फर्स्ट हमारी इतनी वोटें हैं कि अगर सही तरीके से हमने कास्ट कर दी तो फर्स्ट इंजन का काम करती है सर, सेकंड उसके साथ जुड़ती है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी भाषा पे हम देता हूँ। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच एंड जय भीम। नमस्कार कि उन्होंने आज ये सभा बुलाई और इसमें एक टॉपिक रखा सर्वाइवल ऑफ द लॉयर्स। आज के इस प्रेजेंट समय में सर्वाइवल ऑफ द लॉयर्स एक ऐसा मुद्दा बन चुका है जिसके अंदर मैं कहना चाहूंगी कि कलरफुल लेजिस्लेशन के द्वारा ऐसे कानून, ऐसी पॉलिसी बना दी जाती है जिससे हम लॉयर्स का जो इंटरेस्ट है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर्ट होता है। जैसे कि मैं बात करना चाहूंगी फ्री लीगल एड पॉलिसी पर। फ्री लीगल एड पॉलिसी सारा काम लीगल एड की तरफ शिफ्ट कर देना। कलरफुल लेजिस्लेशन किस प्रकार है? कलरफुल लेजिस्लेशन सारा काम लीगल एड को शिफ्ट कर दिया। किसी भी तरह का एक जो सटीक डेफिनेशन होती है नीडी एंड पुअर पर्सन की, इस लेजिस्लेशन को लाने से पहले क्या पुअर एंड नीडी पर्सन की डेफिनेशन को डिसाइड किया गया? नहीं। एक साउंड पर्सन सिर्फ एक एफिडेविट आकर देता है और वर्क ले लेता है, दिए से फैसिलिटी ले लेता है, जबकि उसकी पोजीशन, उसकी पेइंग कैपेसिटी बड़ी परफेक्ट होती है। बड़ी हैरानी की बात है कि कॉमर्शियल केसेस भी जो कि बिजनेसमैन को दिए जाते हैं, तो सारा वर्क किधर शिफ्ट किया जा रहा है? कलरफुल लेजिस्लेशन। मैं पूछती हूँ मेरी संस्थाओं से, चाहे वो मेरी बार एसोसिएशन है या बार काउंसिल, जब कोई भी पॉलिसी बनाई जाती है तो उस पर रिसर्च क्यों नहीं होता? उसका फार रीचिंग इफेक्ट लॉयर्स पे किस तरह पड़ने वाला है, इस पर दोस्ती क्यों नहीं होती? शिफ्ट होता वर्क और लॉयर्स का सर्वाइवल आज एक ऐसा मुद्दा बन चुका है कि हमारे अध्यक्ष जी को इस पर ऐसी सभाओं को बुलाना पड़ा, लेकिन बाद में शुरुआती दौर में क्यों नहीं? इसके लिए हम सभी लॉयर्स को कोई भी पॉलिसी जो बनाई जाती है उस पर चौकन्ना होकर सोचना चाहिए। कितने लोग ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर एडिटोरियल रीड करते हैं, जब एडिटोरियल आते हैं न्यूज़पेपर्स पे उन्हें अगर हम ध्यान से पढ़ें तो हमें पता चलता है कि क्या पॉलिसी लाई जा रही है, उसका फार रीचिंग इफेक्ट क्या होगा। हम लॉयर्स हैं, हम ब्रेन हैं, हम देश का दिमाग है, लेकिन स्लीपिंग है। क्यों? जब लॉ इंप्लीमेंट हो जाते हैं उसके बाद प्रदर्शन होते हैं, बिल लाने से पहले एक हवा बनाई जाती है, मुद्दे लाए जाते हैं, हमारी सोच को कैप्चर किया जाता है, तब हम स्लीपिंग होते हैं। और जब वो लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस कलरफुल लेजिस्लेशन के अंतर्गत इंप्लीमेंट हो जाते हैं तब हम यहाँ आकर खड़े होते हैं। मैं माफी मांगना चाहूंगी कि मैंने अपने आप को बड़े अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं किया, शेर और शायरी से रिप्रेजेंट नहीं किया, मन जीतने वाली बातें नहीं कही, सीधा आके अपना गुबार निकाल दिया। पर मैं आहत हूं इस बात से कि हम केवल तब चौकन्ने होते हैं जब हमारे हाथ से हमारी चीजें निकल जाती हैं। मेरा एक प्रश्न है, क्या हमारी बार एसोसिएशन को, बार काउंसिल को यूनिटी में काम करना चाहिए या अपोजिशन में? बार काउंसिल का कर्तव्य है कि पॉलिसी पे निगाह रखे और बार काउंसिल हमारी ठीक से कार्य नहीं कर रही है तो बार एसोसिएशन मुद्दा बना के चौंकाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता। कहने के लिए अगर समय लूंगी तो बड़ा लंबा हो जाएगा। आज मैं सिर्फ यही कहूंगी, धरती है मेरी, देश है मेरा, आप सब धरती है मेरी, देश है मेरा, और मैं मिट्टी हूँ इस देश की, पैरों में रहती हूँ। मेरा कर्तव्य है कि जो पैर मुझ पे पड़े उसे मैं सूंघ लूं। मेरी सुरक्षा मेरे हाथ में है। जय भीम।
बाबासाहेब